नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय विज्ञान और लेसन है 11वां। उसका जो पहला पार्ट है वो अपने कर चुके हैं कि बल किसे कहते हैं। किसी भी चीज़ को धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। फिर अपने पढ़ा बल किसके कारण लगते हैं? बल अनोन्य क्रिया के कारण लगते हैं। फिर अपने पढ़ा कि दो बल हैं जो किसी वस्तु पर लग रही हैं, एक ही दिशा में लग रही हैं, तो दोनों का क्या हो जाता है? जोड़ हो जाता है। और यदि विपरीत दिशा में लग रही हैं, दोनों का क्या हो जाता है? घटाव हो जाता है। इतना अपने पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। तो उससे आगे का जो पार्ट है वो अपने करेंगे। बल के प्रकार। सामान्यतः जो बल हैं, बल के प्रकार, बल को कितने दो बड़े हिस्सों में बांटा है? बल को दो बड़े हिस्सों में बांटा जा सकता है सामान्यतः। एक संपर्क बल और एक असंपर्क बल। संपर्क नाम से ही स्पष्ट हो रहा है भी दोनों की सतह एक दूसरे से टच होगी, दोनों एक दूसरे से संपर्क में आएंगे, तो वो वाले बल कौन से हैं? संपर्क बल की श्रेणी में आते हैं। और असंपर्क जो एक दूसरे के टच में नहीं आते, बिना टच आए ही एक दूसरे पर कार्य करते हैं, तो वे कौन से बल होते हैं? असंपर्क बल होते हैं। संपर्क बल में इस प्रकार के बल का प्रयोग वस्तु को स्पर्श करके ही हो सकता है। तो इसके अंतर्गत जो बल आते हैं वो आते हैं घर्षण बल और पेशीय बल आदि। और असंपर्क बल, इन बलों का प्रयोग वस्तु उससे दूर रहकर भी किया जा सकता है, जैसे चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो वो पृथ्वी है वो उस वस्तु के टच में तो नहीं आती, दूर से ही उसको क्या करती है? आकर्षित करती है। संपर्क बल और असंपर्क बल दो भागों में सामान्यतः बांटा गया है। संपर्क बल किसे कहते हैं? जो दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे से टच करते हैं, तो वो कौन से बल है? संपर्क बल। और असंपर्क बल जो एक दूसरे को टच नहीं करते, दूर रहकर भी कार्य कर सकते हैं, तो वह कौन से बल होंगे? असंपर्क बल होंगे। तो विज्ञान के अनुसार दुनिया में जो है 4 मौलिक बल हैं, विद्यमान हैं। विज्ञान के अनुसार विज्ञान इन 4 ही बलों को मानती है। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुम्बकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और ध्रुवल नाभिकीय बल। विज्ञान इन 4 ही बलों को मानती है कि पूरी दुनिया में ये 4 ही बल विद्यमान है। ये जो चारों बल हैं ये क्या है? असंपर्क बल है। ये जो चारों बल हैं ये क्या है? असंपर्क बल की श्रेणी में आते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल में विद्युत चुम्बकीय, प्रबल नाभिकीय और ध्रुवल नाभिकीय, ये चारों बल असंपर्क बल की श्रेणी में आते हैं। अगर परमाणु स्तर पर देखा जाए तो सारे बल क्या हैं? असंपर्क बल होते हैं। सभी बल उपयुक्त चार बलों के जो सारे बल है ना वो इन्हीं की चारों के आगे श्रेणियों में डिवाइड हैं। तो सारे बल क्या हैं? असंपर्क बल होते हैं। परंतु क्योंकि जो सभी परमाणु स्तर पर नहीं देख सकते, इसलिए हमारी सहूलियत के लिए बलों को संपर्क और असंपर्क में बांट दिया गया है। हमारे लिए पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो, इसलिए बांट दिया गया है। तो बलों के प्रकार अपने पढ़े। संपर्क बल में दो आगे, पेशीय बल और घर्षण बल। और असंपर्क बल में बाकी जो है वो सारे किस में आगे? असंपर्क बल के अंतर्गत आगे। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं संपर्क बल। संपर्क बल में भी सबसे पहले अपने पढ़ रहे हैं पेशीय बल, कि हमारे शरीर की मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को क्या कहते हैं? पेशीय बल कहते हैं। हमारे शरीर की मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को क्या कहते हैं? पेशीय बल कहते हैं। पेशीय बल हमें अपनी सभी क्रियाकलाप करने योग्य बनाता है, जैसे चलना, खाना, शरीर के अंदर की जो क्रियाएं हैं आदि सभी करने के योग्य कौन बनाता है? पेशीय बल ही बनाता है। क्योंकि पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसीलिए इसे संपर्क बल में शामिल किया जा सकता है। पेशीय बल का अर्थ है कि अपने शरीर का कोई ना कोई भाग कार्य करे, किसी पर जोर आए, कोई उसको टच करे, तो फिर टच करेगा तो ये बल कौन से बल के अंतर्गत आ जाएंगे? संपर्क बल के अंतर्गत आ जाएंगे। कि अपने चलते हैं, अपने खाना खाते हैं, अपने किसी को धक्का देते हैं, किसी वस्तु को अपने खींचते हैं, तो इसमें अपने शरीर की जो मांसपेशियां हैं इनमें कार्य होता है ना, तो इसीलिए इस बल को क्या कहते हैं? पेशीय बल कहते हैं। और ये टच होता है तो इसलिए ये कौन सा बल हो गया? संपर्क बल हो गया। इसी तरह घर्षण, जो घर्षण है बल है, ये सभी गतिशील वस्तुओं पर कार्य करता है। सभी वस्तुएं जो गतिशील है तो वो किस पर कार्य करता है? घर्षण बल कार्य करता है। कोई साइकिल अपने चला रहे हैं, अपने पैडल मारना बंद कर देते हैं, तो कुछ टाइम के बाद वो साइकिल क्या हो जाती है? रुक जाती है। तो किसके कारण रुकती है? घर्षण के कारण रुकती है। इसी तरह अपने किसी गेंद को फेंकते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो गेंद सामान्य स्थिर अवस्था में आ जाती है, तो किस बल के कारण आती है? घर्षण बल के कारण आती है।
तो घर्षण बल क्या करता है, सदैव सभी गतिशील वस्तुओं पर कार्य करता है और घर्षण बल की दिशा अपने द्वारा लगाए गए बल की दिशा के विपरीत होती है या अपनी गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो वो कौन सा बल है, घर्षण बल है, जो अपनी जिस दिशा में गति कर रही हैं उसके विपरीत दिशा में कार्य करता है। क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क से ही उत्पन्न होता है, इसीलिए ये भी क्या है, संपर्क बल का उदाहरण है कि अपने चल रही हैं तो अपना जो पैर है वो पृथ्वी पर संपर्क में आता है, तो वो अपने तो आगे की ओर गति करते हैं तो पृथ्वी अपने को पीछे की ओर जो घर्षण बल है वो धक्का देता है। तो किस लिए देता है कि अपने उस पर संपर्क करते हैं। घर्षण बल हमारे चलने रुकने दोनों में ही काम आता है। वास्तव में घर्षण बल सदैव दो सतहों को साथ में रखने की कोशिश करता है। इसके बाद देखो असंपर्क बल। असंपर्क बल में पहला आता है चुंबकीय बल। असंपर्क बल में पहला आता है चुंबकीय बल कि एक चुंबक जो है वो दूसरे चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसका आकर्षित भी करती है और प्रतिकर्षित भी करती है। कि दो ध्रुव होते हैं चुंबक के, एक ध्रुव होता है N और एक दूसरा ध्रुव होता है S। अब दूसरी चुंबक का ध्रुव यदि S ध्रुव के पहली चुंबक के S के पास दूसरी चुंबक का भी S लेके आया जाता है तो फिर ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। इसी प्रकार यदि पहली चुंबक के N के पास दूसरी चुंबक का N लेके आया जाता है तो ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। यानी कि जो समान ध्रुव हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं और जो असमान ध्रुव हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक चुंबक द्वारा दूसरी चुंबक या लोहे के टुकड़ों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की जो भी प्रक्रिया है वो क्या है, चुंबकीय बल है। यह बल दो चुंबकों के संपर्क में आए बिना ही लग जाता है। दो चुंबक की पहली का N ध्रुव यहाँ है और दूसरी का S ध्रुव थोड़ी सी दूरी पर है तो ये एक दूसरे को फटाक से आकर्षित कर लेंगे। एक दूसरे को संपर्क में आने की आवश्यकता नहीं होती, थोड़ी दूरी पर ही यह कार्य कर लेता है। तो इसलिए किस श्रेणी में आता है, असंपर्क बल की श्रेणी में आता है। धरती के इर्द गिर्द एक चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है जो हमें सौर मंडल की कुछ खतरनाक किरणों से बचाता है, तो वो भी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। इसके बाद दूसरा जो बल है वो है स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल क्या है, आवेश से संबंधित होता है कि एक वस्तु आवेशित है तो उस पर धन आवेश या ऋण आवेश ज़्यादा मात्रा में, दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो वो कौन सी वस्तु होगी, आवेशित होगी। एक वस्तु अनावेशित है तो उसमें जो धन आवेश और ऋण आवेश हैं दोनों क्या हैं, बराबर मात्रा में हैं, तो इसलिए वह वस्तु क्या होगी, अनावेशित होगी। तो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण से यह बल उत्पन्न होता है। किस कारण उत्पन्न होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण के कारण ही यह बल उत्पन्न होता है। वस्तुओं के संपर्क में न होने पर भी यह बल काम करता है, इसीलिए यह क्या है, असंपर्क बल का उदाहरण है। यह कौन से बल का उदाहरण है, असंपर्क बल का उदाहरण है। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल। तो पहली वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी, आइजैक न्यूटन ने की थी। वो उसने किस पेड़ के नीचे की थी, आम के पेड़ के नीचे की थी। तो उसी के समान में इस बल का जो मात्रक है न्यूटन रखा गया है। तो वस्तुएं क्या है, पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती है क्योंकि पृथ्वी उनको अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है, और इसी आकर्षण को कौन सा बल का नाम दे दिया, गुरुत्वाकर्षण बल का नाम दे दिया। असल में जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो दो वस्तुओं के बीच ही लगता है, परंतु धरती के द्वारा लगने वाले बल के अधिक परिमाण के कारण हमें सिर्फ यही महसूस होता है कि इसका जो परिमाण है वो इतना अधिक है कि हमें दूसरा बल वो दिखाई ही नहीं देता, यही महसूस होता है। चांद पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है बहुत ही कम होता है, इसीलिए अगर कोई इंसान चांद पर जाए तो वह वहाँ पर अपने आप ही उड़ने लगता है। पृथ्वी उसको अपनी ओर आकर्षित करके नहीं रख सकती वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान है वो क्या है, बहुत ही कम होता है, इसलिए वहाँ पर चल पाना संभव नहीं है। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, जिन धरती जिन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है, इस बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और वास्तव में जो बल है वो दो सतहों के बीच ही लगता है, लेकिन पृथ्वी के बल का परिमाण इतना अधिक है कि हमें दूसरा बल दिखाई ही नहीं देता। इसके बाद अपने पढ़ेंगे दाब के बारे में। देखो दाब क्या है, किसी भी पृष्ठ में प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। किसी भी पृष्ठ में प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं।
और दाब का इसको खोजने वाले जो वैज्ञानिक थे पास्कल थे। जैसे बल को खोजने वाले वैज्ञानिक क्या थे, न्यूटन थे, तो उसी के समान में उसके मात्रक का नाम क्या रख दिया, न्यूटन रख दिया। तो दाब को खोजने वाले वैज्ञानिक भी पास्कल थे, तो उसी के समान में इसकी इकाई का नाम भी क्या रख दिया, पास्कल रख दिया। दाब क्या है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं। तो इसलिए दाब का सूत्र क्या हुआ, बल बटा में क्षेत्रफल। अपने को बल दिया है, क्षेत्रफल दिया है, तो अपने उस वस्तु को पर लगने वाले दाब को निकाल सकते हैं। तो दाब का सूत्र क्या हुआ, बल बटा में क्षेत्रफल। दाब क्या है, एक अदिश राशि है, लेकिन बल क्या थी, सदिश राशि थी। क्षेत्रफल भी क्या है, सदिश राशि है। बल व क्षेत्रफल दोनों क्या है, सदिश राशि है, लेकिन दाब क्या है, अदिश राशि है। अदिश राशि का अर्थ इसमें अपने को दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब दाब का विवरण देते समय हमें बस केवल परिमाण की ही बात करनी पड़ेगी, दिशा की बात नहीं करनी पड़ेगी कि हमने इतना दाब इस दिशा में लगाया, यह नहीं हमने इस वस्तु पर इतना दाब लगाया, हमें बस यही बताना पड़ेगा। तो दाब क्या है, एक अदिश राशि है। यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। यदि बल बराबर होगा तो पृष्ठ पर क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, दाब भी जितना कम होगा। मतलब जो देखो, दाब का अपने पास सूत्र क्या था, दाब का जो सूत्र है वो क्या है, बल बटा में क्षेत्रफल। क्या है, बल बटा में क्षेत्रफल। तो दाब क्षेत्रफल के क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती। दाब क्षेत्रफल के क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। मतलब व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ इसका मान जितना बढ़ेगा दाब का मान उतना ही क्या होगा, कम होगा, और इसका मान जितना कम होगा दाब का मान उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। दाब क्या है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। दाब क्या है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। इसीलिए क्षेत्रफल का मान जितना बढ़ेगा दाब का मान उतना कम होगा, और दाब का मान, क्षेत्रफल का मान जितना कम होगा दाब का मान उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। तो दाब क्षेत्रफल पर निर्भर करता है जिस पर बल लगाया जाता है। द्रव और गैसों द्वारा लगाया गया दाब। द्रव या गैस जिस बर्तन में रखे होते हैं तो उसकी दीवारों पर वे क्या करते हैं, दाब डालते हैं। वायु प्रत्येक दिशा में ही दाब डालती है। आपने सुना होगा कि आंधी आती है तो कोई जो टीन की जो छतें होती है वो उड़ जाती है, तो वो किस नियम के कारण, दाब के नियम के कारण ही उड़ती है। तो वायु है वो क्या करती है, प्रत्येक दिशा में दाब डालती है। और अपने किसी भी बर्तन में पानी रखते हैं, द्रव रखते हैं, दूध रखते हैं, तो वो उसकी दीवारों पर वे भी क्या डालते हैं, दाब डालते हैं। इसके अलावा जो होता है एक एटमॉस्फेयर प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। तो हमारे चारों ओर वायु का जो भी आवरण है उसे वायुमंडल कहते हैं, और इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को ही क्या कहेंगे, वायुमंडलीय दाब कहेंगे। हमारे चारों ओर के आवरण को वायुमंडल कहते हैं, और वायुमंडल में वायु द्वारा लगाया गया जो दाब है वो क्या कहलाता है, फिर वायुमंडलीय दाब कहलाता है। और वायुमंडलीय दाब की कल्पना हम जानते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। और यदि हम एक इकाई की कल्पना करें तो इससे ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा हुआ है। माने कि इस बेलन में वायु पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। क्या हम इसकी कल्पना कर सकते हैं, कैसे, कि इसके ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा हुआ है और इस बेलन में वायु पर जो लगने वाला गुरुत्व बल है वो क्या है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। वायुमंडलीय दाब का परिमाण ज्ञात करने के लिए आप अपने सिर का क्षेत्रफल यदि इतना मानते हो तो उसके वायु पर कितना बल लग रहा है, उसके लिए देखो उस पर इतने न्यूटन बल लग रहा है। 15 × 15 के क्षेत्रफल पर ना 2250 न्यूटन बल के बराबर होगा, या फिर 225 किलोग्राम द्रव्यमान पर लगने वाला बल कितना है, इतना है। परंतु इतने ज़्यादा बल के नीचे दबकर हम पिचक क्यों नहीं पिचकते, क्योंकि जो हमारे अंदर का जो दाब है वो किसके बराबर है, वायुमंडलीय दाब के बराबर है। तो दोनों बल एक दूसरे में क्या हो जाते, दोनों के एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। इस कारण हम पिचक नहीं जाते। क्यों नहीं पिचक जाते, क्योंकि हमारे अंदर भी दाब मौजूद है और वो दाब किसके दाब के बराबर है, वायुमंडलीय दाब के बराबर है। इस कारण हम नहीं पिचकते, जो बाहर के दाब को क्या कर देता है, संतुलित कर देता है। क्या आप जानते हैं कि जर्मनी के वैज्ञानिक थे ओटो वॉन गेरिक। इसने बर्तनों से वायु बाहर निकालने वाले पंप का आविष्कार किया था।
और इस पंप के जरिए ही उन्होंने नाटकीय ढंग से वायु दाब के बल का भी प्रदर्शन किया था। जर्मनी का कोई वैज्ञानिक था ओटो वॉन गेरिक, उसने उस पंप का आविष्कार किया था, बर्तनों से पानी निकालने वाले, वायु निकालने वाले। उन्होंने धातु के 2 अर्धगोले लिए और उनके व्यास इतने सेंटीमीटर थे। इन गोलों को जोड़कर और उनमें से बीच की वायु निकाल दी और प्रत्येक अर्धगोले पर 8 घोड़े चलाए जो विपरीत दिशा में बल लगा रहे थे, और वायु दाब का बल इतना अधिक था कि सारे घोड़े वे 2 अर्धगोलों को अलग नहीं कर पाए। वायु दाब का बल इतना अधिक हो गया कि सारे घोड़े उसको विपरीत दिशा में 8-8 घोड़े लगा दिए। 2 घोड़े थे, उनको चिपका कर उनके बीच का ये बाजू निकाल दी, 8 घोड़े इधर लगा दिए, 8 घोड़े इधर लगा दिए भी उसको अलग कर दें, लेकिन फिर वो दोनों इसको अलग नहीं कर सके। ये किसने किया था? ओटो वॉन गेरिक ने किया था। बल और दाब के बारे में अपने क्या सीखा? बल का मतलब क्या हो गया? धक्का देना या किसी चीज़ को खींचना। बल 2 वस्तुओं के बीच अनोन्य क्रिया के कारण लगता है। बल क्या है? सदिश राशि है, ये परिणाम व दिशा दोनों पर निर्भर करता है। लेकिन दाब क्या है? अदिश राशि है, ये केवल परिमाण पर ही निर्भर करता है, दिशा पर निर्भर नहीं करता। दाब किसे कहते हैं? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। बल को F से दर्शाते हैं और इसकी इकाई न्यूटन है, तो दाब को P से दर्शाते हैं और इसकी जो इकाई है वो क्या है? पास्कल है। दाब की खोज पास्कल ने की थी, बल की खोज न्यूटन ने की थी। और बल किसी वस्तु के संपर्क बनाए और बिना संपर्क बनाए भी लग सकता है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत आपने इतना कुछ पढ़ा। आपका जो चैप्टर था पूरा हुआ। धन्यवाद।